जनाब हमने ये देखा कि जिस तरह से केपीके में एक डेवलपमेंट हुई और नए वज़ीर आला जब खैबर पख्तूनख्वा में आए थे तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि तहरीक इंसाफ के ये नए जो वज़ीर आला साहब हैं ये शायद कुछ चेंजेस लाएंगे, शायद वो जो हमारी हार्ड लाइन है वॉर के अगेंस्ट उस तरफ जाएंगे, लेकिन क्या वैसा हुआ या नहीं? और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो है वो सियासी गहमा गहमी जो है वो होने जा रही है और वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर का अनवार उल हक उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी गई है एंड पीपल आर गेसिंग कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत शायद वहाँ बन सकती है। तो इन दोनों चीज़ों पे फ़र्दन गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा दिया आपने जो चीज़ सामने रखी खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ के नए नवेले वज़ीर आला और उनका नया नवेला बयान कि वो जिरगा बुलाएंगे असम्बली में, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज़्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फिर क्या फ़ायदा है असम्बली का? जिरगा बुलाएं और जिरगा ही कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपको और आपके देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और सुबह बखैर। देखिए, सबसे अहम इशू ये है कि इन तमाम बातों के लिए जो कि वज़ीर आला साहब सियासी फोरम्स पे कर रहे हैं, बाकायदा आपके पास फोरम्स मौजूद हैं। आप एपेक्स कमेटी है आपके पास जिसमें आप लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल को डिस्कस करते हैं। सूबे के अंदर मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी है या जो भी मामलात है उसके ऊपर बात होती है। फिर आपके पास नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग होती है पेशावर इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला और जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो मौजूद होते हैं, आपके इंटेलिजेंस चीफ्स मौजूद होते हैं और ये तमाम बातें वहाँ पे उन पे डिस्कशन होती है कि क्या करना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं पड़ती कि आप जलसों में, जुलूसों में और मतलब रैलियाँ करके किस नैरेटिव के ऊपर क्या बात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर आला साहब के पास क्या कि तमाम सियासी जमातों के पास भी एक फोरम है जिसके अंदर ये फैसले करते हैं कि मुल्क के अंदर क्या होना चाहिए। दूसरा, जिरगा बेशक आप बुलाएं, लेकिन ये जिरगा किन लोगों का होगा, कौन लोग इसमें शामिल होंगे? सियासी जमातों के लोग ऑलरेडी मौजूद हैं असम्बलियों के अंदर। अगर एक आध जमात नहीं है तो आप उनके साथ कंसल्टेंसी कर सकते हो और आपको इख्तियार दिया गया है। दूसरा, सूबे की हुकूमत ने अंडर आर्टिकल 245 खुद सिक्योरिटी फोर्सेस को समन किया है कि हमें पुलिस के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज चाहिए, हमें फौज चाहिए, क्योंकि हमारे सूबे में हालात ख़राब है। दूसरा जो अहम नुकता है फैसल, मेरे ख्याल में ना तो आर्म फोर्सेस को, ना फेडरल गवर्नमेंट को वज़ीर आला साहब से पूछने की ज़रूरत है, ना सूबाई हुकूमत से पूछने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन भी करेंगे, हम वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन भी करेंगे। मेरे ख्याल में जो जुरिस्डिक्शन है वो वज़ीर आला साहब की नहीं है। और दूसरा जो अहम इशू है वो ये है। जी फैसल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू आप इसमें ऐड कर लीजिए। हमेशा से जब भी पाकिस्तान में हमने देखा है कि ऑपरेशन की तरफ जा रहे थे हम, और इससे पहले कभी भी ये आई ही नहीं बात कि जी केपीके की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, विफाक का क्या मौक़िफ़ है और दूसरे स्टेक होल्डर्स इस बारे में क्या सोचते हैं। आप हमेशा नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाती है, ये इस दफ़ा ही क्यों ये उठ के खड़ा हो गया है एक तनाज़ा, एंड वाई इज़ इट कंटिन्यूइंग? पर क्या इसका कोई तनाज़ा मेरे पॉलिटिकल ख्याल में एंगल है? कोई भी नहीं। देखिए, पॉलिटिकल एंगल तो बिल्कुल है कि केपी गवर्नमेंट के पास कोई नैरेटिव उठाने के लिए है नहीं। जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट इंटरनेशनल, मतलब वी शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल 6 महीने पहले हालात और थे, मई के बाद हालात और हैं। मई से पहले आप हुकूमत को प्रॉब्लम्स थी, आर्म फोर्सेस के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता, लेकिन जब से हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है उसके बाद आपका नैरेटिव चेंज हुआ। फॉरेन पॉलिसी आपकी कामयाबी की तरफ जा रही है। अमेरिका आपको हाथ बांध के वेलकम करता है, चाइना आपको हाथ बांध के वेलकम करता है, रूस आपसे बात करना चाहता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बात करना चाहते हैं, वो सऊदी अरब, वो मिडल ईस्टर्न ममालिक जो कि कभी मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से हमें उन्हें मिन्नतें करनी पड़ती थी, आज इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, आज आपको बार बार बुला रहे हैं, अभी भी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो वो नैरेटिव चेंज हुआ। अब पीटीआई की जो हुकूमत सूबे के अंदर है उसके पास नैरेटिव नहीं है कि वो हुकूमत के खिलाफ किसी बात पे प्रोटेस्ट कर सके। कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है, ना नेशनल है ना इंटरनेशनल है। उनके पास एक नैरेटिव है कि वो इस ऑपरेशन को या इस मिलिटेंसी को एज अ पॉलिटिकल कार्ड यूज करे, और मेरे ख्याल में बड़ी नाजायज बात है। अच्छा, चले हम मान लेते हैं कि वज़ीर आला साहब के पास या तहरीक इंसाफ के पास या उसकी लीडरशिप के पास कोई बहुत बड़े फार्मूले मौजूद हैं, कोई बहुत बड़ा जिरगे के अंदर वो एक ट्रम्प कार्ड यूज करेंगे। तो क्या है ट्रम्प कार्ड? तो ये है कि जिन लोगों से ये बात करने की बात कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो सूबे के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल अपनी आज़ाद रियासत कायम करें। तो फिर वज़ीर आला साहब को चाहिए अपनी हुकूमत में से आधी रियासत उनको दे दें। वो आपकी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो लोग, वो चंद लोग हैं। क्या 6,000 या 8,000 लोगों की खातिर
بے شک ہم نہیں کہتے کہ آپ آپریشن کریں، آپ لوگوں کو قتل کریں، لیکن ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس نے آپ کی آئیڈیالوجی کو چیلنج کیا ہے، آپ کے ملک کے قیام کو چیلنج کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ اپنی ایک آزاد ریاست کی بات کرتے ہیں کہ جناب جس میں ہم اسلامی نظام لائیں گے، تو وزیر اعلیٰ صاحب ایسا کریں کہ اپنے سی ایم ہاؤس کے ساتھ ان کو ایک اور سی ایم ہاؤس بنا دیں، وہ آ کے الگ حکومت کریں، یہ الگ کریں۔ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں نیشنل یونٹی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ سیاستدان ہم لوگوں سے ووٹ لے کے گئے ہیں اسمبلیوں کے اندر ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے، ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ ٹسل میں آپ آرم فورسز کے خلاف ہردہ سرائی کرتے ہیں، اور آپ کا موٹو ایک ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو باہر نکالیں، تو لیڈر کو نکالنے کے لیے تو آپ کے پاس عدالتیں ہیں، جا کے نکال لیں۔ اگر وہ عدالتوں میں بے شک اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں آپ ان کو آزاد کروا لیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے پہلے چاہے گنڈا پور صاحب تھے یا ابھی جو ہے افریدی صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہے جو رگڑیں گے اور فوج آئے گی اور بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کے سالمیت، ملک کے مفاد کے لیے بھی نقصان دہ، اور دوسرا جو غیر ملکی اور ہاسٹائل قوتیں ہیں جو افغانستان کو ایز اے پراکسی بیٹل زون یوز کر رہی ہیں ہمارے خلاف، ان کو آپ موقع دے رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف دیکھیں مطلب بہت بڑی سازشیں کرے۔ آپ کشمیر کی بات کریں، کبھی وقت تھا کہ کشمیر کی آزادی اور کشمیر کے اوپر ہم فوکسڈ رہے ہیں، لیکن ہندوستان نے وہ تمام جو نیریٹو ہے وہ شفٹ کر دیا ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ، اور اب ہم سارا دن یہی روتے رہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر حملہ ہوا، کے پی کے اندر حملہ ہوا، قبائلی علاقوں کے اندر حملہ ہوا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی قوتیں ہیں، اور یہ ایک پی ٹی آئی کی شکل میں نہیں ہے، بہت سارے اور ہیں، پی ٹی ایم ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نیریٹو بھی پاکستان کی ریاست اور اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ میرے خیال میں اٹس ٹائم کہ آپ سیاسی جو افیلیشن ہے، آپ ذاتی افیلیشن ہے، لسانی افیلیشن سے اوپر ہو کے بات کریں، کیونکہ یہاں جو پختون رہتے ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ کہ جو 2-4 لاکھ افغانی ہیں وہ تو اپنے ملک واپس نہیں جانا چاہ رہے، اور جو نیریٹو یہاں بلڈ کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے پاکستان کی ریاست کے خلاف، میرے خیال میں اب تو یہ وقت ہے کہ آپ ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی لیں اور آپ ان کے خلاف ڈیسائسو ایکشن لیں۔ باتوں سے میرے خیال میں کام نہیں چلے گا۔ ایبسلیوٹلی ظاہر شاہ شیرازی، اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز۔ جب آپ کے میں جہاں آگ لگی ہو وہاں پہ آپ کی پرائرٹیز اگر صرف یہ ہیں کہ لیڈر کو رہا کرا دیں، اور اتنی جانیں جا چکی ہیں وہاں پہ، ان کی طرف آپ کی پرائرٹی نہ ہو تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔